Hello everyone and welcome back to your online class. Today we will continue with our chapter 2nd and today is the third day of chapter 2nd's video. So on page number 15 I have ended with the first portion and now we have to begin with the second portion or the other phase of the story. Ki after the 2nd of January what happened on 3rd of January. So now let's continue with it. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in the rotation. अब जनवरी 3 के टाइम पर जो भी उनके पंप्स थे वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर रहे थे. जो हेड पंप्स ट्विस्ट हो गए थे, नाउ दे वर रिकवर्ड बाय द ऑथर एंड द क्रू मेंबर्स. और अब जाकर वाटर लेवल कंट्रोल में था एंड उन्होंने 2 आवर्स की रेस्ट ली और तब जाकर सी लेवल पर कंटिन्यूसली वो बोट ट्रैवल कर रही थी. इट वॉज इन इट्स रोटेशन टाइम. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग. अब क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा लीक वाटर का कहीं ना कहीं और था जिसको ये लोग अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे और वहाँ से कंटिन्यूसली वाटर लाइन से पानी आ रहा था. और जब चेक करा तब क्या पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स. कमिंग टू पेज नंबर 16. मेन ड्रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द ईल. अब यहाँ पर ऑथर ने ये फाइंड किया कि जो बोट का मेन ड्रिप फ्रेम होता है, मतलब जो बोट का मेन स्ट्रक्चर होता है जो वुड से पूरा का पूरा ढका रहता है या बना हुआ रहता है, इट वॉज स्मैश्ड, वो टूट चुका था. डाउन टू द ईल. ईल क्या होता है, वुड का एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा पार्ट जो कि कहीं ना कहीं बॉटम को एक स्ट्रेट जोड़ने के हेल्प में आता है. बॉटम को जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ी वुड लगती है रेक्टेंगुलर पोर्शन में, वो हैवी वुड वो स्मैश्ड हो चुकी थी कहीं ना कहीं एंड उसी में से ही वाटर लीकिंग पोर्शन कंटिन्यूड था. तो जो बोट को बैलेंस करने वाली सबसे बड़ी ईल होती है जो कि बोट के मास्ट पर लगती है, डेक और मास्ट के मिड में, वो वाली बोट का पोर्शन जो बोट को बैलेंस करता है, उसमें अभी भी एक वाटर लीकेज था और वो भी बहुत बुरा था क्योंकि वहाँ से एक वाटर का मेन रिब या फिर एक पूरी की पूरी मेन वुड वो स्मैश्ड हो चुकी थी. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboards partition. अब जाकर उन्हें ये भी पता चला जो बोट का राइट हैंड पोर्शन होता है जिसको स्टार बोर्ड बोलते हैं, वो सारा का सारा स्टार बोर्ड या फिर राइट हैंड साइड का सेक्शन बोट का वो कुछ भी अपने पास पकड़ने की ताकत नहीं रखता था. वो इतना वीक हो चुका था और सिर्फ उसके पास क्या था, कुछ फ्यू कबर्ड थे जो कि पार्टीशन के बाद या वाटर आने के बाद भी सेपरेट नहीं हुए थे. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. जब से लेकर उन्हें वेव हिट कर रही थी तब से लेकर वो 15 घंटों तक लगातार सरवाइव कर रहे थे इस सिचुएशन में. बट वेव वॉकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन जहाँ उन्हें केप टाउन की पूरी जर्नी कवर करनी थी ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ वेस्ट पोर्शन कवर करा था और ईस्ट की जर्नी में ये लोग सब फेस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया था कि उनकी जो वेव वॉकर है, जो उनकी बोट है, अब और ज़्यादा उनका ये सारा का सारा बर्डन अपने साथ नहीं ले पाएगी और कभी भी वो क्रश हो सकती है. तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक की इनकी जो वेव वॉकर की जर्नी थी, इट कांट बी कंप्लीटेड विद दिस बोट. ये ऑथर को पता चल चुका था. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ऑन फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. लेकिन जहाँ पर ये ईस्ट डायरेक्शन ख़त्म होता है, वहाँ के लिए जो इनके डायरेक्शनल चार्ट्स थे उसमें से ऑथर ने कहीं ना कहीं देखकर कैलकुलेट करा, अपना कैलकुलेशन लगाया कि कुछ ऐसे 2 स्मॉल आइलैंड हैं जो कि इनके ट्रैवलिंग एरिया से 100 किलोमीटर दूर हैं और वो ईस्ट साइड पर हैं. वन ऑफ देम आइल
एम्स्टर्डम, उसमें से एक आइलैंड का नाम क्या था? आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। वो बेसिकली क्या था? एक साइंटिफिक बेस था जो कि किसी फ्रेंच साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा था और वहाँ पर लोग स्टे के लिए आ सकते थे। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. अब कहीं ना कहीं उनकी एक अकेली उम्मीद क्या थी कि वो इन पिन प्रिक्स पर, मतलब कि इन द our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. उनकी एक उम्मीद थी कि जो कहीं ना कहीं अभी भी स्मॉल होल्स बचे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से होल्स, जिसके कारण ये ओशियन का डायरेक्टली पानी इनके बोट तक आ रहा है, उन तक ये पहुंच सकें और उन लीकेजेस को भी वो भर सकें, ताकि इस गहरे या वास्ट ओशियन का, ह्यूज ओशियन का पानी अब बोट के अंदर ना आ पाए और एनी हाउ बोट 100 किलोमीटर्स कवर कर ले टू रीच द आइलैंड। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो विंड थी और सी का वाटर लेवल था, अब उससे इन्हें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम हो गई थी, इनकी प्रॉब्लम या इनकी टेंशन, क्योंकि वो लेस फ्यूरियस या लेस डेंजरस हो गई थी। देवर अबेटेड, अब वो धीरे धीरे शांत हो गई थी। तो इन्होंने अपनी आगे की जर्नी को होइस्ट करा और आगे चलने लगे। दे हैव डिसाइडेड टू सेल मोर फर्दर। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। उनकी चांसेस पहले से बहुत कम थी कि वो सर्वाइव कर पाएंगे इस बोट में, बट तो भी दे हैव स्ट्रगल टू सेल। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो इनका एक एक्स्ट्रा में ऑक्सिलरी इंजन था, वो इंजन बिना कुछ इनकी हेल्प करे इट वॉज आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि उसमें पानी चला गया था एंड इट वॉज फ्यूज्ड। तो इनका एक हेल्पफुल इंजन जो इन्होंने यूज़ भी नहीं करा और एक्स्ट्राज में था, ऑक्सिलरी था, इट वॉज फ्यूज्ड, वो किसी काम का नहीं था। नाउ ऑन 4th January, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अब जहाँ पर इनका ईस्ट एरिया ख़त्म होने वाला था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स, पूरी कंटिन्यूसली 36 आवर्स की जर्नी के बाद, कंटिन्यूस पंपिंग के बाद या कंटिन्यूस सेल करने के बाद, वो वहाँ पर पानी की कुछ दूरी पर पहुँचे थे जहाँ से ईस्ट डायरेक्शन ख़त्म होने वाला था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब कहीं ना कहीं उनकी फ़ाइट किससे थी? अंदर आते हुए पानी से, कि कैसे उस पानी को ये लोग कंट्रोल में रखें, और उसके साथ जो एक इनका कंपटीशन था कि पानी इनके ऊपर इम्बैलेंस ना कर पाए बोट को, और उसको कहीं ना कहीं संभालना है पानी के लेवल को। वही कंटिन्यूस फाइट बोट को संभालने की और पानी को संभालने की ऑथर और उसके क्रू मेंबर्स फेस कर रहे थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब वो मेन मास्ट पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते थे कि उसको सेल करने के लिए वो यूज़ कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और जो इनका रिगिंग पार्ट था, जो रोप से बैलेंस करा हुआ मास्ट था, जो इन्होंने स्टार्टिंग में रोप से बैलेंस करा था पूरे मास्ट को, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी उन पर बना हुआ था कि वो डैमेज सेक्शन को और ज़्यादा ना खींचें रोप से, नहीं तो उसका जो एक पोर्शन है जो कि चटक चुका है वो वहाँ से कभी भी दूर हो सकता है। इट कैन बी हल्ड अपार्ट। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर where I thought the 2 islands were. तो अब जाकर उन्होंने अपनी जर्नी जो है फिर से स्टॉर्म जिप की हेल्प से एक एक वेव के पोर्शन को नॉट्स के थ्रू या माइल के थ्रू, 1 माइल के थ्रू काउंट कर कर दोबारा स्टार्ट करा अपनी जर्नी को या फिर अपने वॉयज को। और तब तक वहाँ पे स्टॉर्म जिप का उन्होंने यूज़ करा जब तक कि वो 2 आइलैंड्स तक नहीं पहुँच गए या उन्हें नहीं लगा कि अब आइलैंड आने वाले हैं पास में। तो जब तक आइलैंड पास में आने वाले थे, इन्होंने अपना स्ट्रगल किया विद द वाटर वेव्स, विद द ब्रोकन मास्ट ऑफ द शिप, प्लस जो उनका स्टॉर्म जिप था जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रोकन हो चुका था और बहुत स्लाइट वर्क कर रहा था, उस स्टॉर्म जिप का भी उन्होंने यूज़ करा
ताकि वो 100 किलोमीटर्स क्रॉस कर सकें और आइलैंड तक पहुंच सकें। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब 2 दिन तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ इसी टेंशन में कि कभी भी इनकी डेथ हो सकती है या ये लोग अपने लाइफ को बचाने के लिए सरवाइव कर रहे थे। बट तभी इनका काफ़ी सारा सामान तो पानी में डूब चुका था, लेकिन सम ऑफ द स्पेयर पार्ट्स जो भी वो एक्स्ट्रा में लाए थे खाने के लिए, मैरी फाउंड ऑल दोज पोर्शंस। और कॉर्न बीफ, बीफ मीन्स क्या होता है, ये नॉन वेजिटेरियन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो खाने की डिश थी कॉर्न बीफ, वो मैरी ने इन्हें सर्व करी और बिस्किट्स टू क्रैक। एंड इस अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी फर्स्ट मील खाई थी आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन इनका ये सब जो रिलैक्सेशन था, जो इनका रेस्पाइट था, वो सिर्फ शॉर्टली लिव्ड था, कुछ टाइम के लिए था। At 4 p.m. black clouds began building up behind us। अब जाकर फिर से इवनिंग के टाइम पर एट 4 p.m. सारे के सारे काले बादल फिर से इनके ऊपर और इनके पीछे बिल्डअप होने लगे थे, मतलब फिर से काले बादल छा गए थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड विंड की स्पीड अब क्या हो गई थी, कुछ ही घंटों में वो 40 knots को कवर कर रही थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा स्पीडी थी कि एक टाइम पर वो 40 माइल की दूरियों को कवर कर रही थी, 40 miles। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और फिर से सी की स्पीड जो थी वो पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और वेदर कंटिन्यूसली बिगड़ता ही रहा, जो कि अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रहा था पूरी रात भर। And by dawn of January 5, our situation was again desperate। और कहीं ना कहीं जनवरी 5 की अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर इनकी सिचुएशन फिर से पहले जैसी हो गई, ख़राब और डेस्परेट, मतलब कि होपलेस, विदाउट एनी होप। When I went into the comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? अब सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक डैड के लिए या फिर एक फादर के लिए, जो कि एक 6 year old चाइल्ड ने पूछा था कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं। जब उसके डैडी अंदर गए थे सिर्फ बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, हिम्मत देने के लिए कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एंड तब जाकर एक 6 year old चाइल्ड ने अपने फादर से पूछा क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट डैडी ही वेंट ऑन, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I। लेकिन तब जाकर जब डैडी ने अश्योरेंस दिया कि कुछ नहीं होगा, हम लोग इस लड़ाई को या इस फाइट को जीत जाएंगे, एंड वी विल मेक इट, मतलब वी विल हैपन टू विन। एंड तब जाकर उस 6 year old स्मॉल चाइल्ड ने क्या बोला, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ रहेंगे या फिर एक साथ ही मरेंगे तो। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, और हम चारों हर बार एक साथ ही रहें हर सिचुएशन में, आप और मेरी मदर, मैं और मेरी बहन। इस अकॉर्डिंग उसने एक स्मॉल फ्रेज में बहुत अच्छी बात बोली, जिसके लिए ऑथर ने जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी सबको शेयर कर रहे थे, उन्होंने यही नाम रखा चैप्टर का, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो विद दिस वी विल कंटिन्यू फर्दर। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had। अब फादर में एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर या डिटर्मिनेशन आ गया, और उन्होंने बोला कि मैं चिल्ड्रन का केबिन अपने इसी उम्मीद में छोड़ के गया था कि मैं अब ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा अपने वर्ड्स के थ्रू, अब मुझे कुछ ना कुछ एक्ट करना पड़ेगा, एक एक्शन लेना पड़ेगा। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, कि मैं सी से और फर्दर लड़ सकूं या फाइट कर सकूं, और जो भी उसके पास है उसका विल पावर, एवरीथिंग वॉट एवर ही वॉज हैविंग,
फिर चाहे वो विल पावर हो, जो उसके पास मटेरियल से वो मटेरियल हो, उन सब से वो अपनी जी जान लगा देगा टू प्रोटेक्ट हिज चिल्ड्रन. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. अब जाकर जो स्टारबोर्ड साइड ऑलरेडी वीक हो चुका था, उनका राइट साइड का जो भी स्ट्रेच्ड पोर्शन था, तो उसको बचाने के लिए ऑथर ने क्या डिसाइड करा कि वो उसको दोबारा बांधेंगे. जो एक्स्ट्रा स्पेयर लकड़ियाँ होती हैं, वुड होती हैं, या फिर अनडैमेज पोर्शन होता जो उनके पास था हल का. हल मीन्स शिप को कवर करने वाली बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, उनका ऐसा अनडैमेज जो पोर्शन था और एक्स्ट्रा में जो लकड़ियाँ थी, उन सबको वो इकट्ठा कर कर जो डैमेज पोर्शन हो गया बहुत ज़्यादा, उस पर लकड़ियों से एक रिपेयरिंग करेंगे. ये उन्होंने डिसाइड करा था. फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, तब जाकर कुछ टाइम के लिए वो जो वुडन पार्ट्स हैं, वो जो वुड्स हैं, वो आगे आने वाली तेज़ लहरों को या फिर ऑन कमिंग वेव्स को कुछ देर के लिए संभाल सकेंगी. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. और ये सब उन्होंने कैसे यूज़ करा, किस तरीके से उन्होंने जो लकड़ियाँ थी उनको चिकना बनाया ताकि उस पर पानी की लहरें नहीं आ पाएँ या लकड़ियों को इम्पैक्ट ना दे पाएँ या डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ. तो उन्होंने क्या करा, सी एंकर जो उनके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा में थे, इम्प्रोवाइज थे, उनको यूज़ करा, बोट को रिपेयर करा विद द एंकर्स एंड हैवी नायलन की रोप से, नायलन की रोप से उसे जोड़ा था, जो कि 2 से लेकर 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन के साथ थे. 2 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स थे. बैरल्स क्या होते हैं यहाँ पर, सी दिस. बैरल्स एक तरीके से रोकने के काम आते हैं. तो वो जो बैरल्स है जो कि पानी को रोक सकेंगे, वो पैराफिन ऑयल से पूरे के पूरे वैक्स्ड थे और वो प्लास्टिक के थे बैरल्स, जो कि 2 थे फॉर 2 साइड्स, लेफ़्ट एंड राइट. एंड इस अकॉर्डिंग फादर ने अपनी तरफ से चिल्ड्रन को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया था. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. अब कहीं ना कहीं जो अभी तक लकड़ियाँ पूरी टूट चुकी थी, इसके कारण ऑथर और मैरी डिसअपॉइंटेड हो चुके थे. तो भी वो जाकर अपनी एक दूसरे की हिम्मत बनाने के लिए they were holding hands together, और वो देख रहे थे कि शिप का मोशन कहीं ना कहीं पहले से कम हो गया है, स्पीड में कम हो गया है, और जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रही है हद से ज़्यादा पानी अंदर आता ही जा रहा है. और वो भी ब्रोकन प्लैंक्स या फिर वुडन जो भी वो होती हैं लकड़ियाँ, सारी की सारी वो लकड़ियाँ टूट रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं या क्रैक हो रही हैं. उन क्रैक्स के थ्रू ही वो बोट में अंदर आ रहा है. वी बोथ फेल्ट द एंड्स वॉज वेरी नियर, एंड उन्हें ये लगा कि अब उनका एंड या फिर डेथ कहीं ना कहीं उनके बहुत ज़्यादा पास है. But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. अब यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर Waywalker थी, अभी तक स्ट्रॉन्गली सारी स्टॉर्म से लड़ती हुई आ रही थी, एंड उन्होंने 5 जनवरी का टाइम पीरियड भी एनी हाउ क्रॉस कर दिया था. एंड दे वर लकी कि उन्होंने 6 जनवरी की मॉर्निंग को देखा. एंड अब जाकर जो विंड थी वो कैसी हो गई थी, कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग, ईजिंग, शांत हो गई थी. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. सेक्सटेंट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिस्टेंस और एंगल को प्रॉपरली मेजर कर सके और एक एक्यूरेट डिग्री बता सके कि कितने डिग्री या कितने किलोमीटर दूर कोई भी डिस्टेंस है, आप किस एंगल पर वॉक कर रहे हैं या कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं. तो सेक्सटेंट के थ्रू उन्होंने रीड कर लिया था ऑथर ने कि वो कितनी दूर हैं अपने 2 आइलैंड तक पहुंचने के डायरेक्शन से. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. अब जाकर वो चार्ट रूम गए, वहाँ पे उन्हें विंड की स्पीड पर पूरी तरह से काम करना था कि किस तरीके से वो बोट को मैनेज कर पाएँ. Now we will end with this section
and tomorrow we will continue with chapter 2 further, and that will be the last portion of chapter 2 to be covered up by tomorrow. Thank you class, and have a nice day.